Good evening to everyone. In this lecture, you will learn about the nuclei of an atom. We are starting the new chapter, chapter number 13 of our class 12 syllabus. And in this chapter, we will study about the composition of the nucleus and shape and density of the nucleus, or size, we can say size and density of the nucleus. Its shape is spherical. Then we study about the binding energy of the nucleus, the nuclear force, nuclear fission, nuclear fusion, and radioactivity. Okay, so let us start with the composition of the nucleus. So what is the composition of nucleus? There are various models and various hypotheses regarding the nuclear concept or nucleus, but in actual which we consider, that is the proton neutron hypothesis. Okay, what we consider that the proton neutron hypothesis, that proton neutron hypothesis tells us that the building block or the fundamental particle of a nucleus is proton and neutron. ओके, विच इज स्टेबल, जो न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल रहते हैं. बाकी अदर कई अनस्टेबल पार्टिकल्स है जो विद इन द न्यूक्लियस लाई करते हैं, बट फॉर व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्टेबल पार्टिकल, देन द फंडामेंटल और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लियस इज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So this proton and neutron, we know very much thing about these two particles. They are combinedly called nucleons. Okay, they are different only for their charge point of view. That is, neutron is the chargeless particle and proton is the positively charged particle. But regarding all other aspects, अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को अगर स्कीप करें तो रिमेनिंग ऑल जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट इनकी सेम रहती है. इसीलिए इनको कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है. They are not different according to the nuclear forces. अगर आप न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए के रिगार्डिंग इनको ऑब्जर्व करते हो तो न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट नहीं है. ओके, न्यूक्लियर फोर्सेस के सॉरी दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल है फॉर द केस ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस. क्लियर. अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस भी नियरली इक्वल होते हैं, बट न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवी होता है कंपेरेटिव टू द प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 10 टू द पावर -27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम. ओके, तो 26 से 49 ये थर्ड और फोर्थ डिजिट चेंज होते हैं डेसिमल प्लेसेस के, तो उसके लिए हम कहते हैं कि दिस न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवी कंपैरेटिव टू द प्रोटॉन. बट एक प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम्स मास में ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू द इलेक्ट्रॉन मास. ओके, तो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स मास प्रोटॉन का हाई होगा. इसीलिए जब हम एक एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के मास को कई बार हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. इसलिए रदरफोर्ड मॉडल में भी हमने कहा था कि ऑलमोस्ट मास ऑफ द एटम लाइज विद इन दिस न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है. ओके, तो यहाँ हम इनके मासेस की बात करेंगे. एक जिस तरह इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जो हमने चैप्टर 5 में डेराइव किया था उसका एक्सप्रेशन, वैसे ही यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी, इवन न्यूट्रॉन चार्जलेस है फिर भी ये भी एक स्मॉल अमाउंट का, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हमने m वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था, वो ये दोनों पार्टिकल पजेस करते हैं. क्लियर. तो ये कुछ हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इस नोट, एक शॉर्ट नोट लिखना है कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस में, और फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर साइज की और डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस की. क्लियर. कुछ डेफिनेशंस भी मैं यहाँ बीच में बताऊंगा, लाइक जैसे आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोमर्स क्या है. एक रिलेशन लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर में, मास नंबर में और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में, दैट इज A इक्वल्स टू n+z. तो ये भी रिलेशन हम लिखेंगे. फिर हम 1 AMU को भी यहाँ डिफाइन करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करेंगे जो कि एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट और AMU में क्या रिलेशन है, यानी 1 AMU कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, वो भी हमें आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से यहाँ पर डिराइव करना है. ओके, तो ये भी हम शॉर्ट नोट में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में according to proton neutron hypothesis
neutron hypothesis. The building blocks of a nucleus is are proton and neutrons. Are protons and neutrons. Combinedly या commonly called, इनको हम commonly क्या बोलते हैं? Commonly called nucleons. Okay, they are different only for इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जो कूलम्ब फोर्स है, क्योंकि एक चार्ज लेस है और एक चार्ज्ड है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस दैट इज ड्यू टू चार्ज. है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कब लगता है? चार्ज के कारण. तो ड्यू टू चार्ज दे आर डिफरेंट. अदरवाइज दे हैव या दे आर आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वी कैन से. जैसे मास जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कह रहे हैं. ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर. ओके, नाउ एक प्रोटॉन का मास जो होता है दैट इज 1.6726 10 to the power minus 27 किलोग्राम. और न्यूट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, इट इज 1.6749. 26 से 49 हो जाता है वो, थर्ड और फोर्थ प्लेस. 10 to the power minus 27 kg. ओके, और ये जो वैल्यू है, दिस मास ऑफ प्रोटॉन is 1836 times the mass of electron. इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 टाइम्स ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास. और यहां ध्यान रखना, स्लाइटली ग्रेटर न्यूट्रॉन का मास है. न्यूट्रॉन हैवी होता है, Mn इज स्लाइटली ग्रेटर देन Mp, बट हम इसको मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन में इक्वल ही लेते हैं फॉर द मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन, बिकॉज डेसिमल के 2 डेसिमल पॉइंट तक ही हम जनरली कैलकुलेशंस को प्रीफर करते हैं, दैट्स व्हाई. बट अदरवाइज अगर इसको देखें तो इनमें मासेस में थोड़ा सा डिफरेंस है. देन नेक्स्ट पॉइंट, दे आर, या ऐसे लिखो, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड while neutrons are neutral. ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. They possess very small amount of मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. जैसे मैंने अभी बात की थी कि इनके पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं करंट इनटू एरिया से, हमने चैप्टर नंबर 4 और 5 में लिखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को. ओके, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी पजेस करते हैं. अब इनके बीच में जो फोर्स लगता है, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स acts between nucleons
ठीक है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। वो न्यूट्रल होने से फोर्स जीरो नहीं होता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना इसको, ये न्यूक्लियर फोर्स अलग टाइप का फोर्स है। तो दिस न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना, दैट इज मोस्टली अट्रैक्टिव। इसीलिए न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो बहुत ही हाई यहाँ पर रहती है, क्योंकि ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अट्रैक्टिव होता है। अब कंपोजिशन में हम यहाँ पर द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज टेकन स्फेरिकल, इसकी जो शेप वो हम स्फेरिकल लेते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उस पर इसकी साइज जो है न्यूक्लियस की वो डिपेंड करेगी, है ना, जिसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम मास नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इफ Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वैसे हम Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन्स के नंबर को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, then number of nucleons is equal to the mass number, क्योंकि इसका मास जो होता है वो 1 AMU होता है, मैं आगे चल के डिफाइन करूंगा, इसको A लिखते हैं एंड इट इज N प्लस Z, ठीक है। दिस A इज व्हाट, इट इज N प्लस Z। N है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह सकते हो या मास नंबर कह सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू A प्लस N इक्वल्स टू A प्लस Z। यहाँ से अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है तो A माइनस Z लिख देते हैं। कई बार हम न्यूक्लियस को ZXA की फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। वी रिप्रेजेंट न्यूक्लियस एज, देखो क्या फॉर्मेट है ये, ZXA, Z है यहाँ सबस्क्रिप्ट में लेफ्ट में और सुपरस्क्रिप्ट में राइट में A लिखा जाता है, या एक और इसका तरीका है दैट इज ZXA, दोनों ही लेफ्ट में लिख सकते हैं, क्लियर। इस तरह से इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड, ये जो फॉर्म है कॉल्ड न्यूक्लियाइड, NUCLIDE, न्यूक्लियाइड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अल्फा पार्टिकल लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं 2He4, ओके। सिमिलरली सपोज करो मुझे क्लोरीन लिखना है तो 17C37, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ZXA, X तो उसका एलिमेंट का नेम हो गया, Z एटॉमिक नंबर हो गया जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, और ये जो A है ये इसका एटॉमिक मास, या AMU में इसका मास नंबर कह सकते हैं, ठीक है, इसको मास नंबर कहेंगे। एक्चुअल में एटॉमिक मास जो है वो नियरली इक्वल होता है मास नंबर के, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर करूं या नेग्लेक्ट करूं। तो ये हम एक शॉर्ट नोट कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस पे लगा सकते हैं कि फोर्स कैसे लगते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उनके मासेस क्या हैं, उनके चार्जेस क्या हैं, उनके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू किस ऑर्डर की या कितनी होती है कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉन, और कैसे उसके मास को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसकी साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक न्यूक्लियाइड का फॉर्मेट क्या है, ओके। अब डेंसिटी की भी अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट होती है, उसको मैं आगे वाले टॉपिक में डिराइव करूंगा। तो हाईएस्ट होती है और इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर A की, क्लियर। मास नंबर A पर डेंसिटी इस न्यूक्लियस की डिपेंड नहीं करती, तो उसको हम आगे चल के डिराइव करेंगे उस रिलेशन को। सो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Now I will define some definitions regarding the nuclei.
and these definitions are like in short we will discuss, because many of things you already know, that what is the isotope, isotone, isobar, isomer, and how we write this expression for this mass number along with the number of proton or number of neutron. Okay, what is AMU, what is electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी डिफाइन करते हैं, और वहाँ एटम वाले चैप्टर में भी उसको हम डिफाइन करते हैं और यूज भी लेते हैं, क्योंकि जनरली जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मासेस को, सॉरी इनकी एनर्जीज को हम मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे 1 AMU और टोटल एनर्जी में, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसीलिए हम यहाँ AMU और एनर्जी की जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद एक रिलेशन, यानी एक प्रोटॉन के पास टोटल कितनी एनर्जी होती है, यानी अगर हम उस प्रोटॉन को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और उसकी वैल्यू आएगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी है। तो एक जो प्रोटॉन है या हीलियम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम जिसको हम कह सकते हैं, उसके पास जो एनर्जी होती है वो इतनी लार्ज अमाउंट की होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो वो डेरिवेशन हम आइंस्टाइन के रिलेशन, जो मास एनर्जी रिलेशन है इक्वल्स टू mc², उसकी हेल्प से डिराइव करने वाले। ओके, तो जल्दी से इसकी कुछ डेफिनेशंस लिख लो, सम डेफिनेशंस। द फर्स्ट वन इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ, फिर जल्दी से हम वहाँ पर लिख लेंगे। आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स आर दोज न्यूक्लियाई वी कैन से, जिनके लिए Z की वैल्यू सेम होती है बट A डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर आइसोबार्स आते हैं। आइसोबार्स उल्टा हो जाएगा, A सेम हो जाएगा, Z डिफरेंट हो जाएगा। ओके, फिर आइसोटोन्स हम लेंगे। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं, A और Z दोनों डिफरेंट होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां हम सेम करेंगे। एक एक एग्जांपल भी मैं इनका बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट फोर्थ आएगा आइसोमर्स। आइसोमर्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी स्टेट्स डिफरेंट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियाई है, एक ग्राउंड स्टेट में। जैसे हमने बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट्स की बात की थी, वैसे ही न्यूक्लियाई भी अपनी एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट्स में रहती है। तो वो किस तरह से एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में रिप्रेजेंट होती है, उन ऐसी न्यूक्लियाई को हम आइसोमर्स कहते हैं, कि एक एक्साइटेड स्टेट में, एक ग्राउंड स्टेट में। ओके, तो वो हम यहाँ पर आइसोमर्स से डिफाइन करेंगे। तो आइसोटोप्स क्या है, देखो, फॉर विच Z इज सेम एंड A इज डिफरेंट। A is different। एग्जाम्पल अगर इसका दें तो जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। ठीक है, ये तीनों के तीनों देखो Z यहाँ पर सेम है लेकिन A इनका डिफरेंट है। ओके, Z इनका सेम है बट A की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट आती है, तो इसको हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम कहा जाता है। क्लियर। सिमिलरली सेकेंड डेफिनेशन हम यहाँ लिखेंगे आइसोबार्स की। आइसोबार्स, इसमें A सेम हो जाएगा और Z डिफरेंट होगा। इसका भी अगर हम एग्जांपल दें तो A सेम रखना है। देखो, एक तो मैं क्लोरीन लूंगा 1737 और दूसरा मैं यहां पर लूंगा सल्फर, जिसके लिए 1637 आता है। तो क्लोरीन 37 और सल्फर 37 दोनों के देखो A सेम है, Z डिफरेंट। क्लियर। सो इस तरह से हम एक एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं आइसोबार्स का। ये दोनों आइसोबार्स कहलाती है। थर्ड हम अगर लें आइसोटोन्स। सो आइसोटोन्स आर व्हाट, जिनमें A और Z दोनों ही डिफरेंट होते हैं, N सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे दैट N इज सेम एंड A, Z आर डिफरेंट। ये दोनों ही यहाँ पर डिफरेंट होंगे। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल इफ वी राइट, देखो इसी को लेता हूं मैं क्लोरीन 37 और दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ 19K39। ओके, 19K39, K फॉर पोटेशियम। ओके, सो ये दोनों देखो, इन दोनों में ही अगर हम देखें तो N की वैल्यू क्या आ रही है 37 माइनस 17 और 39 माइनस 19 दैट इज इक्वल्स टू 20। दोनों में ही देखो क्या है वैल्यू यहाँ पर
इन दोनों की 37 माइनस 17, 30 माइनस 19, 39 माइनस 19 इज 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें सेम है, क्लियर। बट Z दोनों का डिफरेंट है, A दोनों का डिफरेंट है, तो ऐसी न्यूक्लियाई को हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोन्स बोल देते हैं, क्लियर। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन और फोर्थ आएगा आइसोमर्स। एंड दिस आइसोमर्स आर डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। ऐसी न्यूक्लियाई जिनकी एनर्जी स्टेट्स डिफरेंट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट में होगी और एक ग्राउंड स्टेट में होगी, तो उन न्यूक्लियाई को हम यहाँ पर आइसोमर्स कह देते हैं। अगर एग्जांपल इसका भी दें तो सपोज करो कि मैं हीलियम की बात करूं, तो हीलियम का जो एटम है अगर ये नॉर्मल स्टेट में है तो ऐसे लिखा जाएगा 2He4, और अगर ये एक्साइटेड स्टेट में है तो इसको हम यहाँ एक स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये स्टार यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज इन द एक्साइटेड स्टेट। Okay, this is in the excited state and this one is the in the ground state. इसको क्या कहेगा कि ये ग्राउंड स्टेट में है। So इस तरह से हम एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की न्यूक्लियाई को आइसोमर्स बोलते हैं कंबाइनली या कॉमनली। तो ये 4 डेफिनेशंस यहाँ पर इनके रिगार्डिंग ध्यान रखना। फिर फिफ्थ हम डेफिनेशन अलग से ले रहे हैं उसकी, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक mass unit, and this atomic mass unit is what? It is also called 1 AMU, और इसको 1U unified atomic mass unit भी लिखा जाता है। and this is just the 1/12 of the mass of carbon 12। जो कार्बन 12 का, इसको हमने डिफाइन कर रखा है इस तरह से, जो कार्बन 12 का टोटल मास है, कार्बन 12 का मतलब कार्बन जिसका मास नंबर 12 हो, ओके, तो उसके मास को हम 1/12 कर दे, यानी उसका 1/12 ले लें, तो दैट मास इज कॉल्ड द 1 AMU। और इसकी जो वैल्यू आती है वो 1.660545 10⁻⁻27 किलोग्राम, जिसको हम नियरली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेस कह सकते हैं। ओके, 0.01 का वैसे डिफरेंस होता है, बट कई जगह ये भी डिफरेंस बहुत मैटर करता है, और हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए इनको इक्वल कह सकते हैं, पर हर जगह इक्वल नहीं कह सकते। ओके, चलो, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1 AMU, इन शॉर्ट में यहाँ लिखूंगा इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, और ये जो वैल्यू होती है दैट इज 1.660545। अब ये वैल्यू आप 2 डिजिट तक याद रख सकते हो, 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, जो कि लगभग एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के इक्वल है। वहां पर 1.67 लिया था, यहाँ हम 1.66 ले रहे हैं, क्लियर। सो दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट। फिर एक एनर्जी की यूनिट में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे हमने इसको पहले भी डिफाइन कर रखा है, बट कंटिन्यूटी में ये भी बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, ध्यान रखना, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ मास। EV से इसको लिखा जाता है, 1 EV मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करूंगा। तो इसकी देखो, इसकी डेफिनेशन इसके नेम में ही है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम एक्सीलरेट करते हैं या 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो वो टोटल कितनी एनर्जी गेन करता है। तो टोटल एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, बाय एन इलेक्ट्रॉन, when it is supplied, या when we apply 1 volt potential difference across it, या when we place it in the potential difference of 1 volt। तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाए तो वो क्या करेगा, मूव करेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा क्यू, तो उस फोर्स से कितनी एनर्जी इसके पास आएगी, यानी कि 0 से लेके कितनी वेलोसिटी वो गेन करता है, उससे हम उसकी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं 12 mv² से। तो उस एनर्जी को हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, अगर वोल्टेज की वैल्यू 1 हो और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। ओके, तो ये हम इसको डिफाइन कर देते हैं, इट इज द एनर्जी गेन बाय 1 इलेक्ट्रॉन when placed in region of 1 volt potential difference। ठीक है, 1 volt potential difference।
इसका जूल में मैंने रिलेशन बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, जूल में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल में आ जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है एक कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन इनटू या कन्वर्जन ऑफ एएमयू या 1 AMU कर लो, 1 AMU इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि AMU में, यानी 1 AMU को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब देखो एक मास एक एनर्जी है, लेकिन यहाँ मास एनर्जी इक्विवेलेंस यूज लेंगे। ओके, तो फ्रॉम मास एनर्जी फ्रॉम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस E equals to mc square। अगर हम m की वैल्यू यहाँ 1 AMU रखते हैं, जिसकी वैल्यू किलोग्राम में रखेंगे हम 1.66 10⁻27 kg, और c है यहाँ स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो E की जो वैल्यू आएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E will be equals to 9.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 1 AMU के मास को अगर हम कन्वर्ट करते हैं टोटल एनर्जी, ओके, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी व्हेन 1 AMU mass completely converted into it, when 1 AMU converted into energy, यानी मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है उसके रिगार्डिंग ये एक इक्वेशन है जो कई न्यूमेरिकल्स में यूज आती है। तो 1 AMU का मास हमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जब यहाँ वैल्यू पुट करो ना, एक तो इसको किलोग्राम में लिख लेना, लेकिन जब किलोग्राम और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो जूल में आएगा, बट उसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, वो फॉर्मूला नहीं लिखा है जिसमें हम उसको पुट करते हैं वैल्यू को और कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना कि केवल डायरेक्ट इनको हम पुट नहीं करेंगे यहाँ, अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो जूल में रिलेशन आएगा, लेकिन जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ मेगा का मतलब 10⁻6 है। ठीक है, जो 10⁻6 हम जनरली प्रीफिक्स यूज लेते हैं। सो दिस 1 AMU एनर्जी या 1 AMU मास इज इक्विवेलेंट टू दिस 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कई जगह ऐसे भी लिख देते हैं कि 1 AMU मास इज इक्विवेलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर उसको कन्वर्ट किया जाए मास को तो वो इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करे, यानी एक प्रोटॉन की टोटल एनर्जी हो गई। 1 AMU लगभग एक प्रोटॉन का मास है ना, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन को अगर हम पूरा कन्वर्ट कर दें एनर्जी में तो वो इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो न्यूक्लियर के पास में बहुत एबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसीलिए हम कई जगह न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन से या रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना से लार्ज एनर्जी यूज लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो थर्मल पावर प्लांट, सॉरी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहाँ भी न्यूक्लियर फिशन की हेल्प से न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज लेते हैं टू कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। और सन की भी जो एनर्जी है हम ये मानते हैं कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण इतनी एबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है। ठीक है, जो स्टार होता है वहां पर स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, इनमें बहुत लार्ज अमाउंट की एनर्जीज रिलीज होती है। Okay, so take the screenshot of these definitions.